नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं खिलजी वंश का इतिहास। इस वीडियो में हम पूरा खिलजी वंश का इतिहास पढ़ेंगे और वीडियो के आखिर में इससे रिलेटेड जितने भी मोस्ट एमसीक्यूज हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए बिना कोई वक्त गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गुलाम वंश के अंतिम शासक शमसुद्दीन क्यूमर्स की हत्या करके जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत खिलजी वंश की स्थापना करता है। सन 1290 से 1320 तक खिलजी वंश का शासन रहता है। खिलजी जो थे ये अफगानिस्तान के खलज क्षेत्र के निवासी थे। खिलजी वंश दिल्ली सल्तनत का सबसे कम अवधि का राजवंश होता है। यह केवल 30 वर्ष तक शासन कर पाते हैं। इस वंश के अंतर्गत प्रमुख 5 शासक हुए हैं, जिनको अगर क्रम अनुसार देखा जाए तो सबसे पहले जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो कि खिलजी वंश का संस्थापक था। यह 1290 से लेके 1296 तक जो है शासक रहता है। उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक शासक रहते हैं। उसके बाद में सिहाबुद्दीन उमर 1316 में शासक बनता है और कुछ समय बाद ही ये हट जाता है। उसके बाद मुबारक खिलजी शासक बनता है 1316 से 1320 तक। और इसके बाद में खिलजी वंश का अंतिम शासक होता है नासिरुद्दीन खुसरब शाह। नासिरुद्दीन खुसरब शाह की गाजी मलिक हत्या कर देता है, यानी कि गियासुद्दीन तुगलक, और यह यहीं से खिलजी वंश को समाप्त करता है और दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश की नींव रखता है। तो इन्हीं शासक को क्रमवार हम पढ़ने वाले हैं। जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश का प्रथम शासक एवं संस्थापक होता है। यह 1290 से 1296 तक शासन करता है। जून 1290 को 70 वर्ष की आयु में किलाखोरी में ये अपना राज्याभिषेक करवाता है। दिल्ली में ये अपना राज्याभिषेक इसलिए नहीं करवाता क्योंकि यह गुलाम वंश को खत्म करके दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है, और जो दिल्ली की जनता थी वो गुलाम वंश के प्रति स्नेह भाव रखती थी, इसलिए जनता में आक्रोश था। इसलिए किलाखोरी में अपना राज्याभिषेक करवाता है और उसके बाद में दिल्ली प्रस्थान करता है। जनताओं को और उलेमा वर्ग को खुश करने के लिए यह उदारवादी नीति का अनुसरण करता है। इसी के अंतर्गत यह उलेमा वर्ग को संतुष्ट करने के लिए विभिन्न कार्य भी करता है। इसके शासन के दौरान हुई विभिन्न घटनाओं पर एक बार हम नज़र डालें तो 1290 में मलिक छज्जू, जो कि कड़ा का सूबेदार था, वह विद्रोह करता है। विद्रोह के जवाब में जलालुद्दीन उसको माफ़ कर देता है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि ये अपने शासन के दौरान उदारवादी नीति का अनुसरण करता है, इसलिए मलिक छज्जू को माफ़ कर देता है, लेकिन उसकी सूबेदारी उससे छीन लेता है। उसके बाद यह कड़ा का सूबेदार अपने भतीजे अलाउद्दीन को बनाता है। इसके एक साल बाद 1291 में यह रणथंबोर पर अभियान भेजता है, किंतु किले की दृढ़ता को देखते हुए यह अभियान को निरस्त करवा देता है और बोलता है कि किसी एक किले को जीतने के लिए मैं अपने मुस्लिम भाइयों का रक्त नहीं बहाना चाहता। 1296 को इसी का भतीजा यानी कि अलाउद्दीन खिलजी इसकी हत्या कर देता है और जो है खिलजी वंश का अगला शासक बनता है। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक कुछ 20 वर्ष जो है शासन करता है। अक्टूबर 1996 को यह दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। इसका जो बचपन का नाम है वो अली तथा गुरशाब होता है। अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को सिकंदर ए शानी यानी कि सिकंदर देते की उपाधि से वशीभूत करता है, क्योंकि ये सिकंदर की तरह ही जो है विश्व को जीतना चाहता था, इसलिए अपने आप को सिकंदर देते कहता था और सिकंदर ए शानी की जो है उपाधि भी धारण करता है। अलाउद्दीन खिलजी भू राजस्व को बढ़ाकर 50% कर देता है, यानी कि जो भूमि का लगान लिया जाता था वो पहले 35% लिया जाता था, ये उसको बढ़ाकर 50% कर दिया जाता है। लेकिन वास्तविक लगान का यानी कि जो खर्चा हुआ है उसको काट कर बाकी जो प्रॉफिट है उसमें से 50% जो है वो लगान के रूप में लिया जाता था। भू राजस्व के लिए दीवान मुस्तकराज नाम का एक पद बनाता है, जो कि बकाया जो कर बकाया होता था उसको वसूलने के लिए ये बनाया गया था पद, जिसको दीवान मुस्तकराज कहा जाता था, जो कि जो बकाया कर होता था उसको वसूलने का काम करते थे। इसके प्रमुख सेनापति देखें तो इनमें है जफर खां, नुसरत खां, उलुग खां और मलिक काफूर। ये चारों इसके प्रमुख सेनापति थे। इसके बाद हम अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख अभियानों को देखते हैं।
अलाउद्दीन खिलजी के अभियानों को हम दो हिस्सों में बांटकर पढ़ सकते हैं। पहला उत्तर भारत के अभियान और दूसरा दक्षिण भारत के अभियान। उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों को जीतकर अलाउद्दीन अपने साम्राज्य में मिला लेता था, जबकि दक्षिण भारत के जो जितने भी राज्य होते थे उनको जीतकर वो अपने साम्राज्य में नहीं मिलाता था, उन पर अप्रत्यक्ष जो है वो नियंत्रण स्थापित करता था। अगर इसके अभियानों की बात करें तो जो पहला अभियान है वो करता है गुजरात पर। 1299 में यह गुजरात पर अपना अभियान करता है। उस समय वहाँ के जो शासक होते हैं वो होते हैं रायकर्ण बघेल। रायकर्ण बघेल के विरुद्ध ये अपना अभियान करता है। तो रायकर्ण बघेल वहाँ से भागकर रामचंद्र जो कि देवगिरी के शासक होते हैं उनके यहाँ शरण ले लेता है और अलाउद्दीन खिलजी गुजरात पर विजय हासिल करके उसको अपने साम्राज्य में मिला लेता है। उसके बाद 1300 और 1301 ईस्वी के बीच में यह रणथंभौर पर अभियान करता है। इस समय यहाँ के शासक हम्मीरदेव चौहान होते हैं जो कि पृथ्वीराज चौहान के ही अगली पीढ़ी के शासक होते हैं। इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति नुसरत शाह है वो मारा जाता है, लेकिन अंततः युद्ध को अलाउद्दीन खिलजी जीत लेते हैं और रणथंभौर को जो है वो भी खिलजी साम्राज्य का हिस्सा बना लिया जाता है। सन 1303 में चित्तौड़ पर अभियान किया जाता है। यह अभियान वही है, अगर आपने पद्मावती मूवी देखी हो तो जिसमें जितना भी बताया गया है वो सारा इसी अभियान के बारे में बताया गया है, चित्तौड़ अभियान के बारे में। यह अभियान रावल रतन सिंह के विरुद्ध किया जाता है। इन्हीं की जो पत्नी थी वो पद्मावती थी। तो इस युद्ध में भी अलाउद्दीन खिलजी की जो है विजय होती है और रावल रतन सिंह ये युद्ध हार जाते हैं। इसके बाद में जो रानी पद्मावती होती है वो अपनी अन्य सखियाँ और महिलाएं जो होती है उनके साथ जोहर कर लेती है। बाद में चित्तौड़ का नाम बदलकर अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिज्र के नाम पर खिजराबाद कर दिया जाता है और इसे भी खिलजी वंश जो है उसके साम्राज्य में मिला लिया जाता है। 1305-1306 ईस्वी को मालवा पर अभियान किया जाता है। इस समय यहाँ के शासक महलक देव परमार होते हैं जो कि राजा भोज परमार थे, उन्हीं के अगली पीढ़ी के सदस्य होते हैं। इनके विरुद्ध अभियान किया जाता है। इस अभियान में इनके सेनापति कोका प्रधान युद्ध का नेतृत्व करते हैं, लेकिन अंततः इनकी पराजय होती है और अलाउद्दीन खिलजी मालवा को अपने साम्राज्य में मिला लेता है। इसके बाद हम दक्षिण भारत के प्रमुख अभियानों को देखेंगे, जिनमें सबसे पहला प्रमुख अभियान होता है वो होता है देवगिरी अभियान। इस अभियान का जो नेतृत्व करता है वो मलिक काफूर करता है। मलिक काफूर के नेतृत्व में सन 1307 ईस्वी को यहाँ पर सेना भेजी जाती है। यहाँ के शासक होते हैं रामचंद्र। तो राजा रामचंद्र इस युद्ध में पराजित होते हैं, लेकिन यह जो है अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। इसके बाद अलाउद्दीन इनको राय राया की उपाधि प्रदान करता है, तो ये उसकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं और फिर कभी उसके विरुद्ध जो है अभियान नहीं करते। इसके बाद में वारंगल अभियान होता है 1309 ईस्वी को। वारंगल के शासक रुद्र प्रताप देव होते हैं। यह भी अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं और यह मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा गिफ्ट में भेंट करते हैं। ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। ये मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा भेंट करते हैं और यहीं से जो कोहिनूर हीरा है वो अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुँचता है। जो अंतिम अभियान हम देखते हैं वो होता है द्वार समुद्र का अभियान, जो 1310 ईस्वी में बल्लाल देव के विरुद्ध किया जाता है। इस अभियान में भी अलाउद्दीन खिलजी की विजय होती है और जो बल्लाल देव हो वो भी अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता है जो है वो स्वीकार कर लेते हैं। चलिए अब नज़र डाल लेते हैं अलाउद्दीन के प्रशासन पर। यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। इसके अंतर्गत हम उसकी सैन्य व्यवस्था और अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था पढ़ेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि इसमें से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो आने को रहते हैं। अगर उसकी सैन्य व्यवस्था में हम देखें तो हम देखते हैं कि सैनिकों के लिए हुलिया रखना सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ करवाया था। हुलिया से मतलब है कि जो भी सैनिक होते थे उनका शारीरिक विवरण दर्ज किया जाता था, यानी कि लिखा जाता था कि वो किस तरह से दिखते हैं, किसी का रंग कैसा है, उनका कद कितना है, ताकि किसी सैनिक की जगह कोई दूसरा सैनिक ना ले सके। इसके बाद में हम देखते हैं कि घोड़े दागने की प्रथा शुरुआत की। घोड़े दागने से तात्पर्य है कि जो घोड़े होते थे उनको कमज़ोर घोड़ों के साथ कोई बदल ना ले, इसलिए घोड़ों पर जो शाही मुहर होती थी वो गुदवाई जाती थी, जिससे कि घोड़ों की अदला बदली को रोका जा सके। नगद वेतन देना प्रारंभ करवाया था,
यानी कि जो वेतन है वो नगद दिया जाता था। उससे पहले ऐसा होता था कि खजाना अगर लूट के लेके आए तो उसमें से हिस्सा दिया जाएगा, या फिर कोई ज़मीन दे दी जाएगी, जैसे कि हमने इक्ता व्यवस्था पढ़ते हैं इल्तुतमिश की। लेकिन इसने क्या किया, नगद वेतन देना जो है वो प्रारंभ किया था सेना को। इसी के साथ सबसे बड़ी स्थायी सेना का गठन किया था। जो अलाउद्दीन है उसकी सेना में 4 लाख सैनिक थे, जो कि सिपह सलाहकार, मलिक आदि के लिए अलग अलग विभाजित थे। यानी कि ये सबसे बड़ी स्थायी सेना रखने वाला पहला शासक था जिसने सबसे बड़ी इतनी बड़ी स्थायी सेना रखी थी। इसी के साथ इसने सेवानिवृत्त सैनिकों को पेंशन देना प्रारंभ किया था। यानी जो सैनिक रिटायर्ड हो जाते थे उनको पेंशन दी जाती थी। सैनिकों के लिए ही इसने बाजार नियंत्रण व्यवस्था जो है वो शुरू की थी। तो बाजार नियंत्रण व्यवस्था क्या थी उसको अब हम एक बार समझते हैं। बाजार नियंत्रण व्यवस्था से मतलब था कि जो वस्तुएं थी उनका दाम निश्चित कर दिया गया था। यानी कौन सी वस्तु किस दाम पे बेचनी है वो सारी चीज़ें डिसाइड होती थी पहले से। कोई अपनी मर्जी से किसी भी वस्तु को कम या ज़्यादा रेट पर नहीं बेच सकता था। और जो भी ये नियम थे उनका बड़ी कठोरता से पालन किया जाता था। यानी कि अगर आप किसी वस्तु को कम तोल के दे रहे हैं तो उतना मांस आपके शरीर से निकाल लिया जाता था। यानी कि आप अगर कोई वस्तु लेने गए और सामने वाले ने आपको 100 ग्राम कम तोल के दिया तो 100 ग्राम मांस उस दुकानदार के जो शरीर है उससे निकाल लिया जाता था। इतना कठोर तरीके से इन नियमों का पालन कराया जाता था। जो बाजार था इनको 3 हिस्सों में बांट दिया गया था: सराय ए अदल, गल्ला बाजार और मवेशी बाजार। जिसमें सराय ए अदल से मतलब था कपड़ा बाजार से, और साथ में अन्य जो वस्तुएं होती है दैनिक दिनचर्या की जो वस्तुएं होती है उनको सराय ए अदल जो बाजार है उसके अंतर्गत रखा जाता था। गल्ला बाजार के अंतर्गत जो गल्ला है यानी कि अनाज है उनको बेचा जाता था। और मवेशी बाजार में जानवर, घोड़े आदि की बिक्री की जाती थी। गल्ला बाजार का जो प्रमुख अधिकारी था वो सेना ए मंडी कहलाता था, तथा सराय ए अदल यानी कि जो कपड़ा बाजार होता था उसका जो प्रमुख अधिकारी है वह राय परवाना कहलाता था। चलिए इसके बाद हम अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा निर्मित प्रमुख इमारतों को देख लेते हैं, जिनमें पहला है हजार सितूर महल, यह दिल्ली में स्थित है। दूसरा है अलाई दरवाज़ा, यह कुतुब मीनार परिसर का मुख्य गेट है, इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने ही करवाया था। और तीसरा है हौजे खास, यह भी दिल्ली में ही स्थित है। 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद जो उसका सेनापति होता है मलिक काफूर, वह अलाउद्दीन के 6 वर्षीय पुत्र शहाबुद्दीन उमर को गद्दी पर बिठाता है और स्वयं उसका संरक्षक बन जाता है। लेकिन अलाउद्दीन का जो वयस्क पुत्र होता है मुबारक शाह, वह मलिक काफूर को बंदी बना लेता है और मलिक काफूर और शहाबुद्दीन उमर दोनों की हत्या करवा देता है और स्वयं जो है वो खिलजी वंश का अगला शासक बन जाता है। मुबारक शाह 1316 से 1320 तक शासन करता है। यह एक विकृत मानसिकता वाला इंसान होता है, क्योंकि यह निवस्त्र होकर कभी कभी दरबार में चला जाता था। यानी कि बिना कपड़े पहने ही ये दरबार में चला जाता था। इस कारण इसे विकृत मानसिकता वाला व्यक्ति कहते थे। इसने खलीफा के अस्तित्व को कभी नहीं स्वीकारा, क्योंकि ये स्वयं को ही खलीफा मानता था। इसकी मृत्यु के बाद नासिरुद्दीन खुसरव शाह 1320 में शासक बनता है, लेकिन यह कुछ दिन ही शासन कर पाता है, क्योंकि जो गाजी मलिक होता है गियासुद्दीन तुगलक, वह इसकी हत्या कर देता है और यहीं से जो है खिलजी वंश समाप्त हो जाता है और नासिरुद्दीन खुसरव शाह खिलजी वंश का अंतिम शासक होता है। इसके बाद में जो गियासुद्दीन तुगलक होता है वह तुगलक वंश की नींव रखता है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में हमने जो है खिलजी वंश को पूरा कवर करने की कोशिश की है। अब इस वीडियो से रिलेटेड जितने भी MCQs बनते हैं इम्पोर्टेंट, उन पर हम एक बार नज़र डाल लेते हैं। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, मुबारक शाह या खुसरव शाह? तो हमने पढ़ा है खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। तो जो राइट आंसर इसका हो जाएगा वो हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी? यानी कि वो कौन सा सुल्तान था जिसने स्थायी सेना पहली बार रखी थी? इल्तुतमिश, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी या कुतुबुद्दीन ऐबक? तो अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था जिसने दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत पहली स्थायी सेना रखी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय का शासनकाल किस वंश का रहा है? तो किसका रहा है? खिलजी वंश का। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। खिलजी वंश का जो शासनकाल है केवल 30 वर्ष था, यानी कि इसने सबसे कम समय तक शासन किया।
अलाई दरवाजे का निर्माण किस शासक ने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, शाहजहां ने, मुबारक शाह ने या खुसरव शाह ने? तो अलाई दरवाजे का जो निर्माण करवाया था वो करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर है। कौन सा शासक नया धर्म चलाना चाहता था परंतु उलेमाओं ने उसका विरोध किया? अकबर, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज शाह? तो जो अलाउद्दीन खिलजी है वह नया जो है वो धर्म चलाना चाहता था, लेकिन उलेमाओं ने उसका विरोध किया, इसलिए वो उसको प्रारंभ नहीं कर पाया। किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? मुबारक शाह खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन खिलजी या महमूद शाह? तो जो मुबारक शाह खिलजी है यह स्वयं को जो है वो खलीफा मानता था। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और इस सीरीज के वीडियोस को आगे भी देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं नए वीडियो